नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है सेंसर क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। इतिहास। सर्वप्रथम जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का मतलब होता है इति प्लस है प्लस आस। इति का मतलब होता है इसी प्रकार, है का मतलब होता है निश्चय ही, और आस का मतलब हुआ हुआ, घटित हुआ, यानी कि ऐसा निश्चित ही हुआ होगा, निश्चय ही इसी प्रकार से घटित हुआ होगा, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि यानी कि इतिहास विज्ञान है। इतिहास क्या है? विज्ञान है। ये इतिहास विज्ञान से न तो कम है और न ही ज़्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञान में साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से इतिहास लिखने के लिए भी साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है। बिना साक्ष्यों के इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान ही है, और विज्ञान से न तो कम है और न ही ज़्यादा है। साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री, या प्री हिस्ट्री एज या प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्ट्री, और हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम किसे कहते हैं, तो साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांट रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐसा कालखंड, इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं हो, तो इस कालखंड को क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक कालखंड। इस कालखंड के अंदर हम मानव का पाषाण काल का अध्ययन इस कालखंड के अंतर्गत करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक कालखंड। आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साहित्य भी मिलता है या लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन इस लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसमें हम कौन सी सभ्यताओं को रखते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली थी वो चित्राक्षर लिपि थी। उसको
अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इस कारण से इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो लिखित शाही साक्ष्य हैं वो उस काल के न होकर बाद के काल के लिखे हुए हैं, इसलिए वैदिक सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ऐतिहासिक काल भारत में 600 BC के बाद के समस्त काल को यानी आज तक के काल को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, जहां पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इस प्रकार के काल को महाजनपद के काल के बाद के सब महाजनपद पद एवं इसके बाद का समस्त काल किसमें ऐतिहासिक काल के अंतर्गत गणना की जाती है और इसको हम हिस्टोरिक एज या ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो साक्ष्यों के आधार पर 3 पार्ट हो गए, इतिहास के प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, आदि ऐतिहासिक काल का इतिहास और ऐतिहासिक काल का इतिहास। आइए दोस्तों, अब हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल इतिहास का ऐसा कालखंड जहाँ पर मानव ने पाषाण यानी पत्थरों का उपयोग किया, पत्थरों के उपकरणों के साथ में अपना जीवन यापन किया। इस काल के मानव आखेटक थे, वो खाद्य उत्पादक नहीं थे क्योंकि उन्हें खेती करना नहीं आता था, न ही पशुपालन करना आता था। उस समय वो केवल शिकार करना जानते थे और अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा में उदरपूर्ति हेतु वो पाषाण के उपकरणों का निर्माण करते थे, उपकरण, और उसकी सहायता से अपना जीवन यापन करते थे। तो पाषाण काल की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? तो पाषाण काल की शुरुआत भारत में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। विश्व के संदर्भ में ये अलग अलग है, 30 लाख भी मानी जाती है। ठीक है, विश्व के संदर्भ में हम यूँ कहें तो 30 लाख वर्ष पूर्व का पाषाण युग स्टार्ट होता है। तो पाषाण युग में कौन कौन सी बातें आती हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पाषाण काल के मानव के साक्ष्य सर्वप्रथम हमें हथनोरा गांव से, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में, हथनोरा से, यहाँ से हमें मादा मानव की खोपड़ी मिली है। यही सबसे भारत में मिला सबसे प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। भारत में मानव जीवाश्म की बहुत कमी रही है अभी तक। मानव जो मादा मानव की खोपड़ी है, और ये 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने प्राप्त की थी। इस मादा मानव की इस खोपड़ी को खोजने का श्रेय अरुण सोनकिया को जाता है। इसी प्रकार से शिवालिक पहाड़ियों के जो उपकरण हैं और ये मादा मानव की जो खोपड़ी है, ये 5 लाख वर्ष पुरानी है। शिवालिक पहाड़ियों के पास में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो 12 लाख से 20 लाख वर्ष पहले के हैं। यानी कि शिवालिक पहाड़ियाँ यानी कि पोतवार के पठार के आसपास की जो उपकरण प्राप्त हुए हैं 12 लाख से 20 लाख वर्ष पहले के हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के बोरी गांव से, महाराष्ट्र का एक गांव है जिसका बोरी गांव है, वहाँ से जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं वो 14 लाख वर्ष पहले के हैं। महाराष्ट्र के बोरी गांव से जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं वो 14 लाख वर्ष पहले के हैं। और इसी प्रकार से शिवालिक की पहाड़ियों से जो प्राप्त हुए पाषाण उपकरण वो 12 लाख से 20 लाख वर्ष तक के हैं। विश्व के संदर्भ में सबसे पहले 26 लाख वर्ष पूर्व एक जीवाश्म प्राप्त हुआ है।
जिसके साथ में औजार भी थे, यानी कि ये प्रथम जीवाश्म था जिसके साथ में औजार के उपकरण यानी कि पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए थे। ये अफ्रीका महाद्वीप में प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इस मानव प्रजाति का नाम था होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस यानी कि मानव प्रजाति में सर्वप्रथम औजार के उपकरण, औजार या पाषाण उपकरण होमो हेबिलिस प्रजाति से ही प्राप्त होते हैं। तो माना जा सकता है कि मानव की यह प्रजाति या इस प्रजाति ने सर्वप्रथम पाषाण उपकरणों का उपयोग किया गया या किया होगा। और 42 लाख वर्ष पूर्व तक के मानव जीवाश्म में हमें अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं, यानी कि सबसे पुराने जो जीवाश्म है, मानव जीवाश्म है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं। 26 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्म औजारों के साथ में मिले हैं और वो होमो हेबिलिस का जीवाश्म था। इसी प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि आज का मानव की कौन सी प्रजाति है, आज जो हम हैं वो कौन सी प्रजाति के हैं? तो होमो सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस होमो सेपियंस सेपियंस प्रजाति के हम मानव हैं। भारत में पाषाण काल के उपकरण कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम 1842 में पाषाण उपकरण की सर्वप्रथम खोज की थी डॉक्टर प्राइमरोज। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थान से पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। ये रायचूर जिले में स्थित है। 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के लिंगसुगुर से रायचूर जिले से पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। 1853 में जॉन इवांस महोदय ने भी जबलपुर MP नर्मदा घाटी से विभिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त किए। इसी प्रकार से 1863 में रॉबर्ट बूसफ्रूट ने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से हैंडेक्स उपकरण, कौन सा? हैंडेक्स प्लस अन्य, यानी कि हस्तकुटार और अन्य उपकरण प्राप्त किए थे। सर्वप्रथम तमिलनाडु के पल्लवरम से हमें सर्वप्रथम हैंडेक्स के उपकरण प्राप्त होते हैं 1863 में। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को ही पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसके निर्देशन में या किसने करवाई थी? तो उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ये प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में भारत में ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश सत्ता का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। साम्राज्य के अंडर में आ गया था भारत, और साम्राज्य थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया के अंडर में आ गए थे हम सीधे। तो 1861 में जो लॉर्ड कैनिंग थे वो वायसराय के पद पर थे।
और लॉर्ड कैनिंग ने ही सर्वप्रथम भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। इस कारण से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और जिसके प्रथम महानिदेशक बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसी को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और पुरातात्विक खोजों का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस ब्रोड को माना जाता है। इसी प्रकार से 1884 में विलियम किंग, रॉबर्ट ब्रूस ब्रोड क्या थे? एक पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है। और विलियम किंग जो इनके मित्र थे, विलियम किंग रॉबर्ट ब्रोड के, उन्होंने तमिलनाडु में अतिरमपक्कम और बदमदुरई, ठीक है, इनकी यहाँ से हैंड एक्स प्राप्त किए और अन्य उपकरण प्राप्त किए थे। हैंड एक्स तथा अन्य उपकरण प्राप्त किए थे। 1884 में विलियम किंग ने अतिरमपक्कम और बदमदुरई से हैंड एक्स प्राप्त किए थे। इसी प्रकार से 1928 में D.N. वाडिया ने जो पोतवार का पट्टार है, वह उसका पोतवार का पट्टार यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों से विभिन्न प्रकार के उपकरण प्राप्त किए थे, पाषाण उपकरण। और शिवालिक की पहाड़ियों से ही 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने विस्तृत खुदाई करवाई। उन्होंने येल कैम्ब्रिज, डी टेरा एंड पीटरसन, इनके नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज का एक दल आया और उसने पोतवार के पठार यानी शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास यहाँ पर खुदाई की और जिससे विभिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। एक पुस्तक है स्टुअर्ट पिगट महोदय, इनकी एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया या प्रागैतिहासिक इंडिया। यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1950 में। इस पुस्तक में भी पाषाण काल के यानी पाषाण उपकरणों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। पाषाण काल को हम औजारों की प्रकृति या औजारों के स्वरूप एवं जलवायु परिवर्तन के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को औजारों के स्वरूप और जलवायु परिवर्तन के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल यानी स्टोन एज। फर्स्ट है पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसको मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसका जो कालखंड है वो है 20 लाख से 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट। और मध्य पाषाण का जो कालखंड है 10,000 से 8,000 BC। और नव पाषाण का जो कालखंड है वो है 8,000 BC से 1,000 BC। पुनः पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। निम्न या आरंभिक,
या पूर्व पूरा पाषाण काल, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज। सेकंड है मध्य पूरा पाषाण काल, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज। थर्ड है उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। अब निम्न पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो 20 लाख से 50,000, और ये 50 के यानी 1000 से 40 के तक, और 40 के से 10,000 के तक इसका पूरा कालखंड माना जाता है। यानी पूरा पाषाण काल यानी स्टोन एज को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये औजारों के स्वरूप पर जलवायु परिवर्तन के आधार पर जो जलवायु गर्म हो रही थी तो उसके आधार पर हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। 20 लाख से 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल था, और मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 बीसी तथा नव पाषाण काल 8,000 बीसी से 1,000 बीसी तक माना जाता है। हम प्राय ये देखते हैं कि ये जो सालों के जो ये कालखंड है इसमें विभिन्न किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन जो अभी की जो एनसीईआरटी है उसके आधार पर ये ही सही है। पूरा पाषाण काल को वापस 3 भागों में बांटते हैं। निम्न आरंभिक या पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल है। निम्न या आरंभिक पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो 20 लाख से 50,000 बीसी तक। मध्य पूरा पाषाण काल जो कालखंड है वो 50 के से 40 के, यानी कि 50,000 से 40,000 तक का जो कालखंड है वो मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत 40,000 से 10,000 बीसी तक का कालखंड आता है। अब हम पढ़ते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज, इसको हम निम्न भी कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका कालखंड कहां से कहां तक था, तो 20 लाख से 50,000 तक का कालखंड ये अपने आप में समेटे हुए हैं पूर्व पूरा पाषाण काल। इस समय क्वार्टजाइट पत्थरों के उपकरण होते थे के औजार। इस कारण से यहाँ के मनुष्य को क्वार्टजाइट मैन कहा जाता है। क्वार्टजाइट मैन, क्योंकि इस काल के मनुष्य ने क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग किया, इसलिए इसे क्वार्टजाइट मैन कहा जाता है। इस समय के मनुष्य कैसे थे, तो आखेटक ही थे, यानी कि पूरा का पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक के रूप में, खाद्य संग्रह के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस काल के जो प्रमुख औजार हैं चापर, चॉपिंग, क्लीवर जिसे विदारणी भी कहते हैं, और हैंड एक्स। चापर, चॉपिंग, क्लीवर और हैंड एक्स, इस प्रकार के उपकरण इस कालखंड में पाए जाते थे। चापर किस प्रकार का होता था, क्लीवर, चॉपिंग, क्लीवर किस प्रकार का होता था, आइए अब हम देखते हैं। इस काल के प्रमुख औजारों में चापर, जब नदी बहती है, जैसे ये कोई नदी बह रही है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ियाँ हैं, आसपास के जो इलाके होते हैं, वहाँ से जो पत्थर निकलते हैं वो इस नदी में गिरते हैं तो विभिन्न प्रकार की आकृति के होते हैं, और ये जब बहते बहते आपस में टकरा कर आगे जाकर ये गोल हो जाते हैं।
तो इनको कहते हैं वर्टिकास्म या पेबुल। मानव ने इन पेबुलों से चापर, चॉपिंग आदि, हैंड एक्स, क्लीवर आदि का निर्माण किया। तो जैसे मान लो ये कोई पेबुल है, अब पेबुल की एक साइड से दूसरी पेबुल को टकराकर या किसी अन्य पत्थर से टकराकर एक साइड को तोड़ देते हैं और यानी कि एक साइड की तरफ धार दे देते हैं, तो उसको कहते हैं चापर। चॉपिंग में दो तरफ यानी कि यहाँ से सल्क उतार के यहाँ से भी सल्क उतार के दो तरफा धार दी जाती है, तो इसको कहते हैं चॉपिंग। क्लीवर या विदारणी, ये पेबुल हो गया, इसको यहाँ से लगभग 3 साइड से सल्क उतार कर फिर क्लीवर बनाया जाता था। और एक हो गया हैंड एक्स, यानी कि हैंड यानी हाथ, एक्स यानी कुल्हाड़ी। तो ऐसा उपकरण बनाया जाता है जिसे हाथ में पकड़कर एक तरह से कुल्हाड़ी की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार का यह है हैंड एक्स। हैंड एक्स अधिकतर इस काल के हैंड एक्स हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं अधिकतर। हाँ, उत्तर भारत में भी चौतरा नामक स्थान से ये मिला था हमें। ये जो उपकरण है चापर, चॉपिंग और क्लीवर, ये हमें उत्तर भारत में मिलते हैं। उत्तर भारत की सोन नदी घाटी के आसपास ये उपकरण हमें बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ से इस हैंडेक्स को ऐसा हाथ में पकड़कर नीचे किसी भी प्रकार की चीज़ को या मांस को या लकड़ी को आदि को काटा जा सकता था। यह सब प्रकार के उपकरण मांस काटने में और जानवरों की खाल को काटने में आदि में उपयोग में लिया जाता था। इनके उपयोग के आधार पर भारत में 2 प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, यानी कि चापर चॉपिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। तो आइए देखते हैं चापर चॉपिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति क्या होती हैं। इस कालक्रम के में इस पूरा पाषाण काल के अंतर्गत 2 प्रकार की संस्कृतियां रखते हैं, चापर चॉपिंग संस्कृति, ये औजारों की प्रकृति के आधार पर यानी कि औजारों के प्रकारों के आधार पर, और हैंड एक्स संस्कृति चापर चॉपिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। चापर चॉपिंग संस्कृति हमें मिलती है सोहन नदी घाटी से, यानी कि पोतवार का पठार। यहां से हमें चापर चॉपिंग आदि उपकरण प्राप्त हुए, इसलिए इस संस्कृति को चापर चॉपिंग संस्कृति कहते हैं। सोहन नदी घाटी की खोज डीएन वाडिया का उत्खनन डीएन वाडिया ने सर्वप्रथम करवाया था 1928 में। इसी प्रकार से 1935 में डी टेरा एंड पीटरसन ने इस चापर चॉपिंग संस्कृति वाले स्थान सोहन नदी घाटी का विस्तृत रूप से उत्खनन करवाया और जिससे विभिन्न प्रकार के हमें पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हैंड एक्स संस्कृति की खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर की थी। हैंड एक्स संस्कृति के सर्वप्रथम उपकरण तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से हमें मिलते हैं। सबसे ज्यादा हैंड एक्स दक्षिण भारत में ही पाए जाते थे। इसी प्रकार से इनके जो मित्र थे, एक विलियम किंग, उन्होंने भी 1884 में अतिरमपक्कम, ये भी तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ का उत्खनन करवाया एंड वदमदुरई, यह दोनों स्थान कोर्तलियार नदी घाटी के पास में स्थित है। कोर्तलियार नदी घाटी यहाँ पर स्थित थे। इसके आधार पर ये हैंड एक्स संस्कृति कही जाती है। हैंड एक्स संस्कृति को ये मद्रास के निकट पाई जाती है, इसीलिए इसे मद्रासीय संस्कृति भी कहा जाता है।
इसी प्रकार से सोहन नदी घाटी को ये उत्तर भारत में पाई जाती है, इसलिए इसे उत्तर भारतीय संस्कृति कहा जाता है। चॉपर चॉपिंग संस्कृति के उपकरण और हैंडेक संस्कृति के उपकरण एक उत्तर भारत में एक जगह है चौतरा, यहां से मिले हैं। चौतरा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चौतरा स्थित है, जहां से हमें चापर चॉपिंग संस्कृति के और हैंडेक संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। यानी कि ये एक तरह से इन दोनों संस्कृतियों का मिलन केंद्र है, ये मिलन केंद्र है। इस प्रकार से चापर चॉपिंग संस्कृति और हैंडेक संस्कृति यहाँ पर पूर्व पाषाण काल का एक मुख्य लक्षण है। आइए अब हम देखते हैं कि निम्न पूर्व पाषाण काल के जो प्रमुख पुरास्थल हैं वो नक्शे के माध्यम से हम जानते हैं कि कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो सोहन नदी है, सोहन नदी के पास में ये भारत में शिवालिक की जो ये श्रेणियाँ हैं, ये हिमालय की श्रेणियाँ, तो यहाँ पर है ये शिवालिक की पहाड़ियाँ, यहाँ पर है पोतवार का पठार सोहन नदी के पास में। तो ये वर्तमान में पाकिस्तान वाले, ये पाकिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पर पंजाब है पाकिस्तान वाले एरिया में, यहाँ पर पड़ती है सोहन नदी। और यहीं पर डी टेरा और पीटरसन ने पाषाण उपकरण खोजे थे। और इससे पहले DN वाडे ने भी यहाँ पर 1928 में शोध कार्य किया था और उससे भी पाषाण उपकरण मिले थे। पहलगाम जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से भी निम्न पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, या यूँ कहें कि उपकरण या औजार मिले थे। चौतरा क्या है? ये चापर चॉपिंग और हैंडेक संस्कृति का मिलन स्थल है। चापर चॉपिंग और हैंडेक संस्कृति का मिलन स्थल है चौतरा, जो कि हिमाचल प्रदेश मंडी में स्थित है। मिर्जापुर कहाँ स्थित है? ये यूपी में बेलन नदी के किनारे स्थित है मिर्जापुर। और यहाँ से भी निम्न पूर्व पाषाण काल के हमें अवशेष मिले हैं। सिंहावल, भीमबेटका और हथनोरा, ये तीनों के तीनों स्थल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश MP में। हथनोरा से हम जानते हैं कि 1982 में अरुण सोनकिया ने यहाँ से एक खोपड़ी प्राप्त की थी, मादा खोपड़ी, जो कि 5 लाख वर्ष पहले की थी। भीमबेटका हम सब जानते हैं, भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ से विभिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त किए। इसी प्रकार से सिंहावल जो कि MP में स्थित है, यह भी निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरणों के लिए या यूँ कहें कि औजारों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में डीडवाना जो कि नागौर में है, और इसी प्रकार से जायल, यहाँ से भी हमें निम्न पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। बोरीगांव महाराष्ट्र से 14 लाख वर्ष पूर्व के पाषाण उपकरण मिले हैं। नरसिंहपुर, ये गांव, ये स्थल कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक है, यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से भी विभिन्न प्रकार के निम्न पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। करीमपुड़ी और गिद्धलौर, ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से भी हमें निम्न पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार से तमिलनाडु के ये चारों क्षेत्र हैं, अतिरम्बक्कम और बदमदुरई, ये कोर्तिलियार नदी घाटी है। कोर्तिलियार नदी घाटी के परिस्थिति ये दोनों है, नगर है या यूं के स्थल है, अतिरम्बक्कम और बदमदुरई। और इसकी अतिरम्बक्कम और बदमदुरई की खोज विलियम किंग ने 1884 ईस्वी में की थी। यहाँ से पाषाण उपकरणों की खोज की थी। और इसी प्रकार से पलवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रोसफोर्ड से ने पलवरम नामक स्थान से भी हैंडेक्स की खोज की थी। और मानजान कारण ये भी एक तमिलनाडु स्थान है, जहाँ से निम्न पूर्व पाषाण काल के अवशेष हमें मिले हैं।